हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा। गाइस, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी क्वेश्चंस विद देयर सोर्स के बारे में, कहाँ से आपके क्वेश्चन आए हैं। ऑल सभी क्वेश्चन जो है पॉलिटी के लक्ष्मीकांत से ही आते हैं, आपको पता है। बट ये वीडियो जो है एक सॉल्यूशन वाइज रहेगा। जिनको एग्जैक्ट आंसर पता करने हैं पॉलिटी में क्वेश्चंस के क्या थे, उनके लिए भी बेस्ट रहेगा। और जो अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल CAPFAC 2022, एनडी एग्जाम्स या फिर CDS एग्जाम जो आने वाले हैं, उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ज्योग्राफी का हमने एनालिसिस किया था, सभी क्वेश्चंस का, कितने क्वेश्चन कहाँ से क्या आए थे, वो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आपका पॉलिटी के अंदर टोटल इस बार जो है CAPF 2021 के अंदर 15 क्वेश्चन आपके आए हैं, देखने को आपको मिले हैं यहाँ पे। उसके बाद इजी क्वेश्चन जो आपके थे यहाँ पे, वो आपके थे 6, मॉडरेट क्वेश्चन 6 थे और हार्ड क्वेश्चन जो है वो 6 थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए आगे बढ़ने से पहले, CAPF 2021 के अंदर जैसा आपको पता है, ट्रेमेंडियंस जो आपका CAPF का बेसिकली स्टडी फंडा का मटेरियल से जो रिजल्ट रहा है, 80 से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे मटेरियल से डायरेक्टली आए हैं। तो उसी बेसिस पे जो है बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया हमसे कि नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन आप लोग कराइए। तो RM 2.0 कोर्स हमारा जो है शुरू होने वाला है। इस कोर्स के रिगार्डिंग आप कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर हमारा यहाँ पे दिया गया है। और ये कोर्स जो है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पे जो है इस साल शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन जो थे M लक्ष्मीकांत बुक में से आपके 15 क्वेश्चन टोटल आए हैं। 13 क्वेश्चन जो है लक्ष्मीकांत की बुक के अंदर से आए हैं। एक क्वेश्चन आपका जो है 9th क्लास के NCERT से आया और एक क्वेश्चन जो है आपका हमने गूगल से फाइंड आउट किया, उसका सोल्यूशन जो है बुक्स में हमें नहीं मिला। ठीक है, अब जो रेफरेंस के लिए जो बुक मैंने यूज़ की है वो है आपकी ये वाली 6th एडिशन है, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत का। तो जिन बच्चों के पास, ऑल दो सभी क्वेश्चन आपको उनमें मिल जाएंगे, बट मैंने इसको रेफर किया है तो पेज नंबर वगैरह में दिक्कत ना हो, तो इसलिए मैंने इस बुक का फोटो लगा दिया है। अब यहाँ पे जो है 13 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्टली M लक्ष्मीकांत से थे। और लेवल का जो क्वेश्चन है, ये चीज़ समझने वाले, जो मैंने बोला था ना कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये चीज़ समझने वाली है कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो चेंज हो रहा है सिग्निफिकेंटली। यानी जो अर्लियर एग्जाम आपके होते थे, जैसे CDS का एग्जाम है, CAPF का एग्जाम था, जैसे 2019 की अगर मैं बात करूं, तो उस टाइम पे ना क्वेश्चन बहुत इजी से आते थे यार। ठीक है, अभी थोड़ा ना पैटर्न में मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे UPSC लेवल जो है ना इंक्रीज कर रही है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, इधर से नंबर ऑफ पोस्ट कम हो रही है, तो क्वालिटी कंटेंट चाहिए बच्चों में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत मेहनत करी, लूशन वूशन पढ़ के चले गए तो सोल्व कराओगे, नहीं। लूसेंट वाला बच्चा कभी भी CAPF का एग्जाम क्लियर कर ही नहीं पाएगा। रीजन मीन इन डेप्थ नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि आर्टिकल पूछ लिया कोई, ठीक है, शेड्यूल पूछ लेते थे, या फिर 371 में कौन से स्टेट आते हैं वो पूछ लेते थे। बेसिक क्वेश्चन आते थे बेसिकली। जो ईजी वाले क्वेश्चन थे वो ज़्यादा थे, हार्ड वाले कुछ रेयरली 1-2 क्वेश्चन ही आता था। ठीक है, और अभी क्या किया इन्होंने, ईजी तो उतने रखे हैं, हार्ड भी उतने ही है, मॉडरेट क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये सेट A है बाय द वे, रेफरेंस के लिए आपको अगर किसी को आंसर की मैच करनी है, सेट A के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे उठाए हैं। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर किया, तो आप इनको मैच कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो कन्फर्ड ऑन द हाई कोर्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये मॉडरेट क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, इसमें थोड़ा सा माइंड आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ये नहीं बोलूँगा कि डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा। जिस बच्चे ने थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा अच्छा से पढ़ा है चैप्टर, वो इसको आसानी से कर देगा। ठीक है, अब देखिए पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है, वही पावर जो है आपको हाई कोर्ट को भी है। तो एडवाइजरी पावर को आप एलिमिनेट कर सकते हो। एडवाइजरी पावर इज बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, उसके बारे में बात की है। तो हाई कोर्ट का कोई लेना देना नहीं प्रेसिडेंट से कि उनको एडवाइस करे। तो पहला ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है पावर टू अलाउ रिफ्यूज स्पेशल लीव पिटीशन, तो ये भी ऑप्शन जो है हाई कोर्ट के पास नहीं है। ठीक है, तीसरा है आपका पावर ऑफ डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन कॉज ऑफ मैटर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, ये भी जो है अवेलेबल नहीं है हाई कोर्ट को। पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है ये अवेलेबल है आपका हाई कोर्ट के पास, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है उसको भी एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड देखा जाता है और हाई कोर्ट को भी जो है एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड देखा जाता है। तो ये कहाँ पे आपको मिलेगा, M पॉलिटी की जो बुक है आपकी, पेज नंबर 30.5 पे आपको मिलेगा। अब देखिए ये जो बुक है ना, इसमें पेज नंबर ना चैप्टर वाइज इन्होंने बांटे हुए। बेसिकली क्या है, जैसे जनरली बुक आपने देखी होंगी, मान लो किसी बुक में 500 पन्ने हैं तो उसमें मिलेगा 1 से लेके 500 तक का नंबर कोई भी मिल जाएगा। इस बुक में क्या किया इन्होंने, चैप्टर वाइज डाला है। फॉर एग्जाम्पल आपका 3rd चैप्टर के अंदर मान लो 40 पेजेस हैं, तो इन्होंने पेज कैसे कैलकुलेट करें, 3.1, 3.2, 3.4 ऐसे करके। ठीक है, अब 4th चैप्टर आएगा तो ऐसा नहीं कि उसको कंटिन्यू करेंगे, उसमें आएगा 4.1 ऐसे। तो ये जो मिलेगा आपको 34th चैप्टर है आपका हाई कोर्ट का, उसका पेज नंबर 5 है, वहाँ से आप देख सकते हो। ये आपका जो है हाई कोर्ट एंजॉय द फॉलोइंग जुरिस्डिक्शन पावर्स, जुरिस्डिक्शंस एंड पावर्स। ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की पावर है रिट जुरिस्डिक्शन, एपलेट, सुपरवाइजरी, कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स,
कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। ये पावर जो है हाई कोर्ट को मिली हुई है। किसने दी है पावर? आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का है 129 में सुप्रीम कोर्ट को मिली है, और आर्टिकल 215 जो है वो हाई कोर्ट को पावर देता है कि हाई कोर्ट इज अ पावर ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फंडामेंटल राइट। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं बोलूंगा इसको, और कोई भी कर सकता है इसको। राइट टू प्रॉपर्टी है, सबको पता है, पहले फंडामेंटल राइट था, बाद में एक अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको फिर जो है बदल के लीगल राइट कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31। हाउएवर द राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। इट इज मेड लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट आज के दिन आपके बचे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी मॉडरेट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा यहाँ पे माइंड लगाने, इसमें एक ही चीज़ पकड़नी थी आपको, जिस बच्चे ने पकड़ी है आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब काफ़ी आंसर की में ना इसमें डाउट है, एक दो में मेरे ख्याल से किसी ने बी इसका आंसर लगाया, बट इसका आंसर जो है 100% ए होगा। इस बताता हूँ कैसे इसमें क्या डाउट पकड़ना था। अब इसमें लिखा हुआ है, इसमें पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी नहीं है, मतलब इसमें किसी स्टेटमेंट में ना गलत दिया होगा इन्फॉर्मेशन। अंडर आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 144 of the Constitution of India, the Supreme Court has been vested with the power to punish the contempt of court। यहाँ पे गेम आ गया यहाँ पे, ठीक है। देखो पिछले क्वेश्चन हमने देखा था यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे मैंने आपको बताया था 129 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को किसका अधिकार है? पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला इन्होंने? 129 के अंदर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 129 के अंदर जो है पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया भी हुआ सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो पहले स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर दोगे, बाकी स्टेटमेंट सारी सही है। अब क्या होता है ना, देखो इतना कोई महान हम नहीं है कि हम हर एक स्टेटमेंट को बिल्कुल एग्जैक्टली बता पाएँ कि ये सही है गलत है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको सोल्व करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेट करना है कि भाई ये ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता, बाकी कोई भी हो सकता है। अब ये क्वेश्चन में पूछा ही था कि कौन सा सही नहीं है, तो एक ही तो सही नहीं है, यही सही नहीं है, बस हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा अगर आप इसमें पढ़ा होगा कमेटी के बारे में तो आप इजीली सॉल्व इसको कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पब्लिक अकाउंट कमेटी इज करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका सी ऑप्शन। मॉडरेट क्वेश्चन है, ये आपको मिल जाएगा लक्ष्मीकांत पेज नंबर 23rd चैप्टर का पेज नंबर 3 पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी बेसिकली 3 कमेटी आपकी होती है, फाइनेंशियल कमेटी जिसको बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। तो आपको ये बताना है इन तीनों कमेटी में से सबसे बड़ी कमेटी कौन सी होती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको ये बताना है, एक क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन आया है पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। पब्लिक अकाउंट कमेटी में बेसिकली जो है 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर आपके लोकसभा के होते हैं और 7 मेंबर जो है आपके राज्यसभा के होते हैं। अब इन फ्यूचर वाले जितने भी एग्जाम है ना, कमेटीज इंपॉर्टेंट है, 2-3 तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। एक तो जैसे ये वाला बन गया, पब्लिक अकाउंट कमेटी पे पूछ दिया। अब इसी में पूछ सकते थे कि ये मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको रुकना चाहूँगा यहाँ पे। मैंने एक बात बोली शुरू में कि जो पैटर्न है ना वो स्लाइटली चेंज होता जा रहा है। रीजन बिंग यही क्वेश्चन पब्लिक अकाउंट कमेटी के ऊपर मुझे याद नहीं है ईयर, या तो सीएपीएफ 2018 में पूछा था या सीएपीएफ 2019 में पूछा था। कमेटी के ऊपर ये पूछा था कि कौन सी सबसे बड़ी कमेटी है, तो बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ होगी, ठीक है। कौन सी बड़ी कमेटी है मतलब मेंबर्स सबसे ज़्यादा किस में है, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं टोटल, फैक्चुअल क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी ऐसी कमेटी है जिसमें सारे ही मेंबर जो हैं लोकसभा के होते हैं, शायद ऐसा कुछ एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप पैटर्न देख रहे हो, अब स्टेटमेंट में फंसा रहे हैं यूपीएससी, ये चीज़ आपको समझना है यहाँ पे। तो जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो लक्ष्मीकांत में वो डिटेल से आपको पढ़नी पड़ेगी और रिवीजन होना बहुत जरूरी है। तो ये चीज़ मैं समझाना चाहता था। इसका करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हो द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स इज 1 ईयर। अगर आपको ये पता है, बाकी कोई स्टेटमेंट करने की जरूरत नहीं, सारे गलत हैं। इसमें आपके 25 लिख दिए, यहाँ पे 22 होते हैं, और इसका भी ये भी गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हु कैन बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब जो है ये भी क्वेश्चन बहुत मतलब इजी है, ठीक है, क्योंकि सबको ये तो पता ही है कि प्रेसिडेंट की नज़रों में कोई डिस्टिंग्विश जूरिस्ट है वो तो सीधा बन ही सकता है। लेकिन ऊपर वाले अब जिन्होंने ये सारे क्वेश्चन जो ऑप्शन है जो है कंफ्यूजिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो यही है, आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना पड़ेगा एक एक चीज़ की किसके लिए क्या है। अब पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए एन एडवोकेट हु हैज़ प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स इन एनी कोर्ट। अब देखिए 10 साल का दे दिया है कि किसी भी कोर्ट में हो सकता है, ठीक है। तो 10 साल के कोर्ट का कोई वो नहीं है इसमें लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के अंदर जो है आपकी 10 ईयर्स की एडवोकेसी होनी चाहिए। यहाँ पे किस में लिया, एनी कोर्ट, ये वाला फंस गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे हाई कोर्ट होता तो ये सही हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे एनी कोर्ट दिया है तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। दूसरा है अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, ये भी गलत है। यहाँ पे जज ऑफ हाई कोर्ट जो है वो इसमें लिखा है आई थिंक
ही शुड बी जज ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट इन सेक्शन फॉर 5 ईयर्स। यहाँ पे 5 ईयर है लेकिन यहाँ पे 3 ईयर्स दिया है, यहाँ पे भी गलत हो गया है। अगर 5 ईयर होता तो स्टेटमेंट सही हो जाती, इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो। अ पर्सन हु हैज हेल्ड ए जुडिशियल ऑफिस फॉर एटलीस्ट 15 ईयर, ये भी गलत है। यहाँ पे जो है आई थिंक इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया शायद ये, तो इसका आंसर बेसिकली सी हो जाएगा आपका डिस्टिंग्विश। ये लिखा हुआ है ग्रीन में, आप देखेंगे लिखा है ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो सो ही कैन बी अपॉइंटेड एज द सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फिक्सेस द डेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही जो है आपके इलेक्शन ऑफ स्पीकर जो है अनाउंस करते हैं। अब देखिए प्रेसिडेंट जो है पहले लोकसभा के स्पीकर का अनाउंसमेंट होता है, मतलब उनका इलेक्शन होता है, उसके बाद डेप्यूटी स्पीकर का होता है। तो इसके रिगार्डिंग इसके पास तो कोई पावर ही नहीं है डेप्यूटी स्पीकर के पास। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल का भी कोई लेना देना नहीं है इससे, मिनिस्ट्री का तो वैसे ही कोई दिक्कत वो नहीं है ना। तो इसका आंसर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप देख सकते हो। द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज फिक्स बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्पीकर ऑफ लोकसभा है, पार्लियामेंट वाले चैप्टर के अंदर का क्वेश्चन। ठीक है, लक्ष्मीकांत में ढूंढोगे तो 22वां चैप्टर है, 8th पेज नंबर पे मिल जाएगा आपको। ये आ गया क्वेश्चन, ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे आंसर की में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो एग्जैक्ट आंसर, हमने खुद इसका आंसर गलत दिया था, माफी मांगना चाहूंगा, जल्दीबाजी में आंसर की होगी हमसे, बट इसका करेक्ट आंसर जो है डी है। जिन लोगों ने डी लगाया आपका 200% आंसर सही है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो ये आप ढूंढ पाओगे। 7th चैप्टर है आपका फंडामेंटल राइट्स का, पेज नंबर 13 पे जब आप जाएंगे यहाँ पे तो इसमें क्लियरली लिखा है दो केस यहाँ पे बेसिकली इन्होंने बोले हैं। ठीक है, पहला केस बोला इन्होंने गोपालन केस है 1915 का, और दूसरा केस है आपका मेनका गांधी का जो है केस है। ठीक है, अब जो गोपालन केस है इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या ना बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन दी थी किसकी, आर्टिकल 21 की। इन्होंने कहा था कि प्रोटेक्शन जो आर्टिकल 21 के अंडर है ना, वो अभी इसको देसी लैंग्वेज समझाता हूँ, बिल्कुल देसी में। ठीक है, इंग्लिश में तो लिखा ही होगा, घर पढ़ लेना आप रोक के वीडियो। इसमें बेसिकली क्या बोलता है, गोपालन केस में ये बोला था कि मान लो कानून ने मान लो लेजिस्लेशन बेसिकली वो होते हैं जो कि कानून बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे एमपीज बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो उनको एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे हमारे ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर वगैरह हो गए, या नीचे वाले जो भी डिपार्टमेंटल जो भी हैं बेसिकली उनको एग्जीक्यूटिव्स बोला जाता है। ठीक है, और कंसर्न मिनिस्टर जो होते हैं वो भी एग्जीक्यूटिव में आपके आते हैं। तो इसमें बेसिकली 1950 के जो गोपालन केस था इसमें ये बोला गया था कोई भी ऐसा लॉ मान लो लेजिस्लेशन ने बनाया है जो कि आपके फंडामेंटल राइट को वोलेट करता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसमें, आप पढ़ोगे जब, उनके आर्बिट्रेरी जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है ना उसके खिलाफ आपको प्रोटेक्शन है। ठीक है, ये देखोगे यहाँ पे लिखा है अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट फ्रॉम द लेजिस्लेटिव एक्शन। मतलब जिन्होंने कानून बना दिया ना उनके खिलाफ कोई वो नहीं हो सकता, लेकिन एग्जीक्यूटिव अगर कुछ गलत करती है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन मेनका गांधी केस के अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट को ओवररूल किया, दोबारा इन्होंने इंटरप्रिटेशन दी कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर जानबूझ के सरकार कोई गलत कानून बनाती है और उसका फिर जो है आगे जो आपके एग्जीक्यूटिव वो उसका यूज़ करके आर्बिट्रेरी एक्शन कुछ लेती है तो दोनों का जो है खिलाफ जो है कार्रवाई करी जाएगी। ठीक है, तो ऐसा इसमें कुछ लिखा हुआ है। अंडर आर्टिकल 21 शुड बी द अवेलेबल नॉट ओनली अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शन बट ऑल्सो द अगेंस्ट द आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन। ठीक है, तो ये बेसिकली, और इसमें जो आपको बोला है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ये ए गोपालन केस में नहीं आया था, ये आया था आपका मेनका गांधी केस में। इसको आप पढ़ेंगे ना डिटेल में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी थी, यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द डीपीएसपी ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज नॉट करेक्ट। तो करेक्ट आंसर होएगा आपका दे कैन ओवरराइड ऑल द फंडामेंटल राइट्स। तो ऐसा नहीं है भाई, डीपीएसपी जो है बेसिकली सिंपल सा लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, दो चीज़ें हैं, एक है आपका फंडामेंटल राइट और एक है आपका डीपीएसपी। ठीक है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में मेजर जो डिफरेंस है ना वो सिंपल सा ये है, जो डीपीएसपी है वो बेसिकली ये बताता है कि हमारे देश को कैसे गवर्न करना है। ठीक है, गरीबों के क्या अधिकार होने चाहिए, क्या क्या हम सोशलिस्ट एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, उन्हीं के अंडर आपके जितने भी आप देखोगे ना लॉ पास करे जाते हैं, जैसे आपका पीडीएस का है सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें आपका फूड ग्रेन्स वगैरह मिलते हैं। अब सरकार को क्या पड़ी है कि भाई 20 रुपये किलो गेहूँ खरीदेंगे और 2 रुपये 3 रुपये में बेचेंगे उसके आगे, वो डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जो गरीब सेक्शन है हमारा जो अफोर्ड नहीं कर सकता उनको सस्ते दामों पे जो है इलाज मुहैया कराया जाए, खाना वाना दिया जाए, ये सब। ठीक है, तो ये होगा डीपीएसपी। डीपीएसपी इज बेसिकली कंट्री का जो है सोशलिज्म के पैटर्न को बताता है हमारे देश के कि भाई किस तरीके से जो गवर्नमेंट को रूल बनाने हैं। फंडामेंटल राइट क्या है, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है कि भाई ये आपके अधिकार हैं,
अगर आपका इनमें से कोई भी राइट अगर वॉयलेट होता है तो डायरेक्टली आप हमारे पास आओ, सुप्रीम कोर्ट के पास, हम आपको वो राइट रिस्टोर करके देंगे। तो ये जो चीज़ें है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। जो लोग अभी शुरू करने वाले हैं अपनी प्रिपरेशन, लक्ष्मीकांत जब आप पढ़ोगे ना आपको मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी ना यहाँ से। और लाइफ में बिलीव मी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे आप, और इतना नॉलेज आपको हो जाएगा कोई भी जो है आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। ठीक है, चलिए आज मुझे भी एक चीज़ अच्छी सीखने को मिली, मैं बताता हूँ क्या। चलिए गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। ये क्वेश्चन आपको जो है पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत बुक में पेज नंबर 4.1 और 4.5 यानी 4th चैप्टर है आपका, उसमें मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है आपका प्रीएम्बल के रिगार्डिंग है। ठीक है, काफ़ी सारी आंसर कीज में इसका आंसर जो है ए दिया गया है, बट वो बिल्कुल गलत है। इसका आंसर जो है आपका डी आएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है डी है, एक्सप्लेन करूंगा मैं कैसे है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। इसमें 4 स्टेटमेंट अलग अलग दी है, 4 में से एक स्टेटमेंट ठीक है, बाकी एक स्टेटमेंट ऐसी है जो इसका आंसर है, जैसे डी आपका आंसर जो इसमें हो जाएगा। और इसमें 3 स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करनी है अलग अलग। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है द टर्म सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाज नॉट देयर इन द प्रीएम्बल ओरिजिनली। ठीक है, अब ये 3 वर्ड को हम देख लेते हैं। ये जो है आपका 4th चैप्टर का मैंने निकाला है यहाँ पे स्क्रीनशॉट। ये जो है ना टेक्स्ट है प्रीएम्बल का आपका। ठीक है, जैसे कि आपको पता है पूरा आपने पढ़ा होगा, ऐसे एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह में भी दिया होता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to the constitute India into the sovereign socialist secular democratic republic to secure the citizen of India and all these things। ठीक है ये, लेकिन इसमें ना एक अमेंडमेंट आपका हुआ था जो कि यहाँ पे मेंशन भी है आपका। ठीक है, अमेंडमेंट के बाद हमें क्या हुआ था, 3 वर्ड्स इसमें ऐड किए गए थे। पहला वर्ड है सोशलिस्ट, दूसरा है सेकुलर और तीसरा है इंटीग्रिटी। ठीक है, अब ये बोलता है कि सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है वो ओरिजिनली प्रीएम्बल में नहीं था। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों वर्ड को हटा देते तो हमारे पास बचता है सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेकुलर वर्ड दिया हुआ है, तो ये सेकुलर वर्ड जो है बाद में जो है ऐड हुआ था। तो इसका स्टेटमेंट जो है, ये वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। नोट पूछा ना इसमें, तो ये बिल्कुल सही है कि वहाँ पे ओरिजिनली नहीं था, बाद में ऐड किया गया था। ठीक है, बाकी ये जो 2 स्टेटमेंट, ये प्रीएम्बल कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी बिल्कुल सही है। 19 आपका जो ये वाला केस था 1960 में बेरूबरी जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई जो आपका प्रीएम्बल है इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इन केशवानंद भारती केस दे रिवर्स देयर डिसीजन विच टेकन इन द बेरूबरी केस, और उन्होंने फिर बोला था कि भाई प्रीएम्बल जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट सेकंड भी आपकी थर्ड है, सही है। बाय द इटसेल्फ द प्रीएम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, तो इसका कोई एनफोर्समेंट नहीं है। जैसे कि आपका डीपीएसपी जो है उनका कोई एनफोर्समेंट नहीं है, इनको भी जो है कोर्ट के थ्रू जो है एनफोर्स नहीं कर सकते। चौथा स्टेटमेंट है बिल्कुल जो जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। चौथे स्टेटमेंट में बोला है द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द प्रीएम्बल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एड टू लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द लैंग्वेज इज एम्बिगुअस। नॉट करेक्ट पूछा था, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन के बाद जो ये अभी मैं आपको बताऊंगा, इसमें इन्होंने बोला है कि प्रीएम्बल को कंसीडर कर सकते हैं बिल्कुल लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, जहाँ पे भी लैंग्वेज में एम्बिग्यूटी है। मान लो किसी आर्टिकल में एम्बिग्यूटी है कि उसमें 2 मीनिंग निकल रहे हो किसी आर्टिकल के, तो वी कैन डायरेक्टली रेफर टू द प्रीएम्बल। तो यही इसमें बताया गया, यहाँ पे आप देखोगे ना जब, तो इसमें लिखा है, देखिए इस केस में बेसिकली इस पूरा पैराग्राफ का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेरूबरी केस में तो बोला था कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, केशवानंद भारती केस में बोल दिया कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। लेकिन ये तो चलो बाद की बात, अलग चीज़ें होगी दोनों। बीच में जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि इन्होंने ये बोला है कि जब भी किसी आर्टिकल के अंदर एम्बिग्यूटी आती है कि ये जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, तो उसमें जो है हम डायरेक्टली प्रीएम्बल को रेफर कर सकते हैं और वहाँ से जो है हम पता लगा सकते हैं कि ये लीगल है या कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो यही इसका आंसर आपका हो जाएगा, कैन नॉट यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग। इन्होंने पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, 3 अलग अलग स्टेटमेंट दी है, और ये जो आप बहुत आसान क्वेश्चन है पॉलिटी का, जो आप देख सकते हैं लक्ष्मीकांत का पेज नंबर 17 चैप्टर का फर्स्ट पेज पे ही आपको मिल जाएगा। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल वगैरह आपको याद होने चाहिए कि किस आर्टिकल में दिया हुआ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट वगैरह सब। ठीक है, पहले स्टेटमेंट बोलता है ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, बिल्कुल सही बात है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और लोकसभा दोनों जो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, दूसरा है ऑल इलेक्टिव मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही है ये भी। तीसरा है ऑल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, ये गलत है। ठीक है, ऑल मेंबर नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑल मेंबर भी नहीं आएगा और लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो लिखा है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट,
इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। सिर्फ ये 3 जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, बाकी नहीं करते हैं। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था और ये मेरे ख्याल में सबने ऑलमोस्ट कर दिया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे आज खुद, मुझे भी नहीं पता था इतनी डिटेल में, बट जब हमने पढ़ा तो काफ़ी सारी चीज़ें पता चली। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड टू अ पर्सन। ये जो है काफ़ी सारे इसमें लोगों ने इसका आंसर सी लगाया, हमने भी आंसर की जब दी थी तो सी लगाया था, बट इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका आंसर बी। ठीक है, बताते हैं कैसे। अब ये जो है आर्टिकल 20 है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके अंदर कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं सबको मिले हुए हैं हमें। ठीक है, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले इसमें बोलते हैं कि भाई नो डबल जियोपार्डी। ठीक है, नो डबल जियोपार्डी का मतलब है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पुनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। यानी जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपको किसी भी केस में कन्विक्ट कर दिया कि भाई आपको इसके लिए कुछ सज़ा दे दी, मान लो 1 साल की सज़ा दे दी, ठीक है, सेम ऑफेंस के लिए आपको दोबारा सज़ा नहीं मिल सकती। तो ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट है बिल्कुल सही आ गया आपके यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता, एलिमिनेट हो गया बेसिकली। ठीक है, क्योंकि सेम चीज़ लिखी है वो भी यहीं पे भी लिखी है। अगला है राइट नॉट टू बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस। इसका मतलब क्या है भाई, आप किसी भी मान लो कोई भी आप कानून तोड़ देते हो फॉर एग्जांपल, तो उससे पहले अगर कुछ मान लो आज आपने कोई क्राइम कर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, आज के दिन वो क्राइम का कोई मान लो क्राइम है ही नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की नज़रों में क्राइम ही नहीं है। ठीक है, तो अगर कल को उसके ऊपर कोई लॉ बन जाता है तो आपको पनिश नहीं करेंगे क्योंकि आपने वो उस लॉ बनने से पहले वो काम किया था। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर नहीं होगा। अब मेन जो चीज़ें आती हैं वो इस वाले पॉइंट पे आती है और इसमें आती है। ठीक है, इनको हम देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में। ये बोलता है टू एक्ट एज ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। ये आपके पास फंडामेंटल राइट है, मुझे भी नहीं पता था बट आपको मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी जब भी आप कोई क्राइम कर देते हो, मान लो फॉर एग्जांपल किसी भी तरह का फॉर एग्जांपल, तो आपको कोई भी ये कंपेल नहीं कर सकता कि खुद के खिलाफ आप विटनेस बनो। विटनेस इन द सेंस कि जैसे पुलिस में कई बार क्या होता है, आपको अरेस्ट करके ले जाते हैं तो बोलते हैं ना कई बार कि कबूल करो ये काम तुमने, मान लो मर्डर आप किसी ने किया है तो ये बोलते हैं आपको कि आप ही नहीं किया, ये कबूल करो, फिर आपको कोर्ट में लेके जाया जाता है फॉर एग्जांपल। तो ये चीज़ जो है आपके पास राइट है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है खुद के खिलाफ विटनेस बनने के लिए। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब इसके ऊपर डाउट था बहुत बच्चों को कि ये है या ये है, सबने किसी ने सी आंसर बताया, किसी ने बी बताया, पर एग्जैक्ट आंसर इसका बी होगा। ठीक है, इसमें ना एक स्टेटमेंट दी हुई है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इंक्रिमिनेशन अगेंस्ट सेल्फ का, सेल्फ इंक्रिमिनेशन की मतलब खुद आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप प्रूव करो इस चीज़ को। ठीक है, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एक्सटेंड टू द बोथ ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. However, it does not extend to the compulsory production of material object, compulsion to give thumb impression, specimen signature, blood specimen, and compulsory exhibition of the body. Further, it extend only to the criminal proceeding and not to the civil proceeding. तो पूरा है, इसका मतलब सिंपल सा क्या है, सिंपल सा बताता हूँ, इस क्वेश्चन के हिसाब से आप कंफ्यूज हो जाओगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई क्राइम कर दिया, मान लो किसी ने कोई मर्डर कर दिया, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ द क्वेश्चन, मान लो आपने कोई मर्डर कर दिया। अब कोर्ट ने आपको यह अधिकार दिया है कि पुलिस आपको ये नहीं बोल सकते कि कबूल करो कि तुमने ही मर्डर किया है, ये पुलिस का काम है वेरीफाई करना कि आपने ही किया है नहीं किया है। बर्डन ऑफ जो प्रूफ है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर जाएगा, पुलिस के ऊपर जाएगा, उनको प्रूव करना है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम परवीन है, मैंने मान लो किसी का मर्डर कर दिया फॉर एग्जांपल, तो ये काम पुलिस का है कि वो प्रूव करेंगे कि ये मर्डर परवीन ने ही किया है। मुझे नहीं बोल सकते कि तू हाँ बर भाई तूने किया है। ठीक है, लेकिन अब इसमें हमें एक राइट और दिया हुआ है, ठीक है, कि हम अपने अगेंस्ट वो नहीं कर सकते कि भाई हमने नहीं किया, हम नहीं बोल सकते ऐसा। लेकिन यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, टू रिफ्यूज टू गिव हिज हर सैंपल फॉर द राइटिंग एज एविडेंस टू सपोर्ट अ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट हिम। इसका मतलब क्या है, जब भी ऐसा कोई केस हो जाता है, ठीक है, तो पुलिस, ये तो आपको राइट है कि आप मना कर सकते हो कि मैं नहीं खुद के खिलाफ विटनेस बनना चाहता, कि मैं नहीं बनूंगा, लेकिन आपको आप इस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते हो कि मैं अपना सैंपल नहीं दूंगा, ब्लड सैंपल नहीं दूंगा, या फिर आपका जो भी DNA वगैरह जो होता है वो नहीं दूंगा, फिंगरप्रिंट नहीं दूंगा, थंब इम्प्रेशन, काफ़ी सारा बवाल हुआ था इस पर, बट ये वाला जो है आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे रिफ्यूज़ वर्ड जो है ये गलत है, सिंपल आएगा कि यू हैव टू गिव द एविडेंस, हैंड राइटिंग एविडेंस, साइन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल तो कॉमन सेंस वाली बात है, मान लो मैं इस कमरे में हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मान लो मैं किसी का मर्डर कर देता हूँ, तो पुलिस कैसे वेरीफाई करेगी कि किसने किया है। हो सकता है वो किसी मान लो डोर के हैंडल पे से फिंगरप्रिंट उठाना, उसको वहाँ से उठाएंगे, ठीक है, हो सकता है कोई इक्विपमेंट उनको मिल जाए या हथियार मिल जाए जिससे मर्डर हुआ है, वो उसका यूज़ करेंगे, तो उसमें फिंगरप्रिंट हो गया, ब्लड सैंपल वगैरह, तो इसके लिए आप मना नहीं कर सकते, सिंपल सी ये चीज़ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट पे चलते हैं।
ये आपका बहुत आसान सा क्वेश्चन था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स नो प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज इन एवरी स्टेट फॉर। अब इसमें सिंपल सा क्या है, 3 अलग अलग टाइप के आपकी जो है पंचायत बेसिकली होती हैं। एक होती है आपकी नगर पंचायत जो छोटे रीजन में होती है, फिर आपका आता है म्यूनसिपल काउंसिल, देन आपका आता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। ये बहुत बड़े शहरों के लिए होता है, आई थिंक ऑलमोस्ट 10 lakhs की पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा हो जाती है वो। लेकिन अर्बन पंचायत का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो ये डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। लक्ष्मीकांत का 39 चैप्टर है, पेज नंबर 2 पे आपको मिलेगा। डायरेक्ट है आपका, टाइप ऑफ म्यूनसिपैलिटी दिया गया है, नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये आपका ऑन एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, तो इसमें पूछा कि ये जो कोट है वो किसने दिया है। तो ऑप्शन अलग अलग थे, महात्मा गांधी है, सरोजिनी नायडू है, बी आर अम्बेडकर, सोमनाथ लाहिरी। ये थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन बोलूंगा मैं यहाँ पे, मॉडरेट इन द सेंस अगर आपने कहीं पे पढ़ा है एग्जैक्टली तो आप याद कर सकते हो, नहीं तो आपको इसका जो है नहीं पता होगा। अब ये क्वेश्चन जो है 9th क्लास के एनसीईआरटी आपकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के नाम से पेज नंबर 48 पे जो है एक पैराग्राफ दिया हुआ है ऐसे बॉक्स बना के, उसके अंदर से डायरेक्ट उठाया है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में लिखा हुआ है। ऑन द 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस इन द पॉलिटिक्स, वी विल हैव टू इक्वलिटी इन सोशल एंड द इकोनॉमिक लाइफ, वी विल हैव इन इक्वलिटी। तो सेम स्टेटमेंट है, तो यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन ये लिया गया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है ऐसे, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स हैज़ नॉट बीन कन्फर्ड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमने खुद जो है डी बताया था अपने आंसर की में, बट इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका आंसर बी होगा। रीज़न बताता हूँ कैसे। सबसे पहले अगेन इस तरह के तरीके के क्वेश्चन में हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये तो सबको पता है भाई प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, दूसरा है ग्रांट पार्डन टू द पर्सन हु हैज़ पुनिश्ड बाय अ कोर्ट मार्शल, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं 2 ऑप्शन हमारे जो बच्चे हैं उनको एलिमिनेट कैसे करेंगे। टू रिमूव जज ऑफ द हाई कोर्ट, और एक ऑप्शन है टू डिसाइड एट हिज हर डिस्क्रिप्शन एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये मॉडरेट क्वेश्चन मैं यहाँ पे बोलूँगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। डायरेक्टली आपको मिल जाएगा लक्ष्मीकांत पेज नंबर 13 4th चैप्टर है .3 में। आप जब देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है, he decide on the questions to the disqualification of members of parliament in consultation with the election commission। मतलब अलोन प्रेसिडेंट कैन नॉट डिस्क्वालीफाई एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको कंसल्ट करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन से। पर यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एट हिज और हर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी, इसलिए जो इसका आंसर है बी आएगा। फोर्थ स्टेटमेंट को देख लेते हैं। चौथा स्टेटमेंट है रिमूवल ऑफ जजेस, द जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑल्दो वो प्रोसेस है, उसके बाद पार्लियामेंट जब पास करेगा तब कर सकते हैं, बट मेन पावर जो है प्रेसिडेंट के हाथ में है, एक जज को जो है रिमूव करना हाई कोर्ट के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन, द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई। अब इस तरीके का जो क्वेश्चन आपके आते हैं तो इनको आप थोड़ा सा माइंड अगर लगाओगे, कॉमन सेंस से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे आप। ठीक है, पहला जैसे अब देखो इसमें मैं खुद बताता हूँ आपको, पहले स्टेटमेंट का मुझे नहीं पता कि ये ठीक है या नहीं है। ठीक है, दूसरी पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट है इट वॉज हेल्ड दैट आर्टिकल 19 एंड द आर्टिकल 21 आर नॉट वाटर टाइट कंपार्टमेंट, ये मैंने नहीं पढ़ा कभी। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है इट वॉज हेल्ड दैट अ लॉ कमिंग अंडर आर्टिकल 21 मे नॉट बी सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 19, ये स्टेटमेंट भी मान लो चलो मैंने नहीं पढ़ा। फॉर एग्जांपल अ फेयर ट्रायल एलिमिनेट्स द बाइसेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड इन द ट्रायल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भाई फेयर ट्रायल अगर होगा तो कोई भी जो है कमियां नहीं रहेगी किसी पर्टिकुलर केस में, तो ये एलिमिनेट मैं कर सकता हूँ। अब ये 2 बच गए ऑप्शन, इनमें मुझे डाउट है, एक चौथे ऑप्शन में डाउट है। लेकिन चौथा ऑप्शन ना बहुत वेग सा है, मतलब डायरेक्टली आप देखोगे राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई। ठीक है, तो ये देखोगे तो इसमें आप ये पूरा केस मैंने इसमें डाला है, और ये जो है मुझे किसी बुक के अंदर नहीं मिला है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सेट दैट आर्टिकल 19 एंड 21 आर नॉट वाटर टाइट कंपार्टमेंट, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है आपकी, सेकंड वाली भी ठीक है, जो लास्ट वाली है ना ये थोड़ी गलत है। ठीक है, अब इसमें एम्बिग्यूटी है, जो फोर्थ स्टेटमेंट है आपकी, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई। ठीक है, अब ये वाली जो बात है, अलग अलग केसेस हुए हैं, इन्होंने स्पेसिफिकली मेनका गांधी का नाम लिया है यहाँ पे, बट मेनका गांधी के केस में नहीं हुआ था, ये इस केस की जो है पर्टिकुलरली आउटकम है। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी तो है, मेनका गांधी ने बोला था राइट टू लाइफ विद डिग्निटी आपको मिलेगा, बट मरने का तो अधिकार यार गवर्नमेंट देगी नहीं ना। अगर ऐसा होगा तो फिर हर दूसरा आदमी सुसाइड करेगा, है ना, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा वो तो इसलिए जो है राइट टू डाई विद, जो लाइफ विद डिग्निटी वाले में एक क्लोज आता है आपका, 2018 का केस था आई थिंक,
पैसिव यूथेनेशिया करके ऐसा कुछ था, जिसमें मतलब काफ़ी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनका इलाज जो है संभव नहीं है, बट 2-4 साल में एनी हाउ आपको जो है, जैसे बोन मैरो हो गया, 1-2 बीमारियाँ और हैं जिनमें आपका इलाज पॉसिबल नहीं है, आपको एनी हाउ साल 2 साल या कुछ टाइम पीरियड के बाद आपकी डेथ हो जाएगी, तो उसमें कुछ पेनफुल जो मतलब लाइफ रहेगी। तो ऐसे आदमी को अधिकार दिया है गवर्नमेंट ने कि आप चाहो तो पैसिव यूथेनेशिया के मेथड से जो है आप गिव अप कर सकते हो लाइफ के ऊपर, और आपको पेनफुल जो है डेथ से छुटकारा मिलेगा, नॉर्मल आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, बट थोड़ा माइंड अगर आप लगाओगे इस तरह के क्वेश्चन तो सोल्व होंगे। ठीक है गाइज, ये थे आपके सारे के सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस। ठीक है, अभी हम बात करते हैं टिप्स क्या है CAPF 2022, CDS 2 2021, CDS 1 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, अब देखो 15 क्वेश्चन आपके टोटल यहाँ पे जो है पॉलिटी से इस बार पूछे गए हैं। 15 में से 13 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली ही लक्ष्मीकांत से हैं। तो मैं यहाँ पे किसी और बुक को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोई बुक और पढ़िए, स्पेसिफिकली CDS के एस्पिरेंट, CDS और NDA जो अभी देने वाले हैं, क्योंकि इसके अलावा फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इतना भी पढ़ लोगे तो मोर देन एनफ है। CAPF के जो बच्चे हैं जिनके पास पूरा साल है अभी 2022 के लिए, वो लोग जो है M लक्ष्मीकांत को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आने वाले टाइम में ना क्वेश्चंस का लेवल आप देख रहे हो बढ़ रहा है। पहले जो था फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे, लेकिन आजकल जो है इन डेप्थ में आते हैं, स्टेटमेंट वाइज आते हैं, और काफ़ी नॉलेज चाहिए उनको एलिमिनेट करने के लिए भी। ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत बुक को ही रेफर करें, दैट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद। दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो, होप सो you like the video. Please drop a like, do comment if you have any doubt, and thank you so much. Jai Hind, Vande Bharat.